सर ये पेज पे लाइव हो गया है, आप शुरू कर सकते हैं। जी ये लाइव है पेज पे। किया जाए। गुरु खबर बंद करना पड़ेगा। लाइव चालू है। शुरू कर दीजिए। हाँ शुरू किया जाए। जी जी। अच्छा चलो। कैमरा बंद है आपका? अमृत शंकर जी कहाँ गए? आ जाएंगे। पहले मित्रों, आज हम लोग धूमिल की 47वीं पुण्यतिथि और उनको याद करने के लिए प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ, जन संस्कृति मंच और धूमिल शोध संस्थान के साथ मिलकर के हम लोग आज उनको याद कर रहे हैं। और हमारे बीच में आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय प्रोफेसर चौधरी यादव जी करेंगे, जो अभी एक आयोजन में है, जल्दी हमारे बीच आ जाएंगे। हमारे बीच में आज के हमारे समय के बड़े महत्वपूर्ण आलोचक आदरणीय अवधेश प्रधान जी मौजूद हैं। उससे करते तो हो जाता। आज के इस आयोजन में जिनका एक महत्वपूर्ण व्याख्यान होना है, हमारे समय के एक महत्वपूर्ण जरूरी कवि, आलोचक और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत श्री बसंत त्रिपाठी जी हमारे बीच हैं। धूमिल के पुत्र श्री रत्न शंकर पांडे जी हमारे बीच मौजूद हैं। संध्या नौता जी, जो इस कार्यक्रम को एक तरह से कहा जाए कि हम सबके बीच पहुंचाने का काम कर रही हैं। और प्रगतिशील लेखक संघ उत्तर प्रदेश के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हमारे मित्रों, छात्रों एवं छात्राओं, धूमिल को हम लोग जन कवि का दर्जा देते हैं। और प्रधान जी इस बात के गवाह हैं कि हम लोग प्रायः हर साल एक लंबे समय से 9 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि पर खेवड़ी जाया करते हैं और उनके जन्मदिन को वहां पर मनाया जाता है। ये हम लोगों ने महसूस वहां पर किया था। यह एक उत्सव की तरह का वातावरण वहां रहता है, जहां पर धूमिल की रचनात्मकता के बारे में बहुत गहन विचार वहां नहीं हो पाते। उस आयोजन की अपनी सीमाएं होती हैं। तो हमने भाई रत्न शंकर जी से विचार विमर्श करके पिछले लगभग 5-6 वर्षों से उनकी पुण्यतिथि पर, उनकी कविता पर, उनके साहित्य पर एक तरीके का विचार विमर्श करने की परंपरा शुरू की है। और इस कड़ी में अभी तक हमारे बीच पिछले वर्षों में आदरणीय काशीनाथ जी आ चुके हैं, श्री नरेश सक्सेना जी आ चुके हैं, आशीष त्रिपाठी जी का व्याख्यान हो चुका है, पिछली बार श्री प्रकाश शुक्ल जी का व्याख्यान हो चुका है, व्योमेश शुक्ल का व्याख्यान हो चुका है, श्री राम जी राय जी हमारे बीच आ चुके हैं। इस कड़ी में हम लोगों ने आज ये तय किया कि जिन्हें हमारा समय बहुत गौर से सुनता है, उनमें से हमारे बीच आदरणीय प्रधान जी हैं, ज्योतिराम यादव जी हैं और श्री बसंत त्रिपाठी जी हैं। तो ये सभी धूमिल को किस निगाह से देखते हैं, तो आज हमें धूमिल को देखने की
उनकी रचनात्मकता को देखने की एक नई दृष्टि मिलेगी, और खास तौर से तब जबकि भाई रत्नशंकर जी के एक लंबे प्रयास के बाद धूमिल समग्र 3 खंडों में हमारे बीच उपलब्ध है। इसके पहले उनके 3 काव्य संग्रह थे, और उन्हीं के आधार पर धूमिल के रचनात्मक व्यक्तित्व का एक तरह से आकलन हम करते थे। अब 3 भागों में धूमिल समग्र आ जाने से एक तरह से कहा जाए कि उनकी रचनात्मकता का एक बड़ा एक तरह से साक्ष्य हमारे बीच आ गया है, जिससे धूमिल को, उनकी कविताओं को समझने में और ज्यादा सहूलियत मिलेगी। तो हमें सुनना है हमारे बीच के इन वक्ताओं को, जिनको कि हम बार बार ये कोशिश करते रहते हैं कि कोई बहाना मिले और आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो। और ये आदरणीय प्रधान जी का, ज्योतिराम यादव जी का, ये हम सबके प्रति स्नेह है कि आप हमारे आग्रह पर अपने लाख काम छोड़ करके हमारे बीच आते हैं। भाई बसंत त्रिपाठी जी, जो कि पिछले लंबे समय से आलोचना के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं, और खास तौर से पिछले दिनों आपने बनास जन पत्रिका में धूमिल पर एक लंबा आलेख भी आपने लिखा है। तो और आदरणीय प्रधान जी ने तो साहित्य अकादमी से प्रकाशित धूमिल का पर एक किताब ही लिखी थी। अब संयोग से ये है कि वो किताब आज उपलब्ध नहीं है, और वो रीप्रिंट हो फिर से सब लोगों के पास जाए, लेकिन कुछ लोगों के पास है वो किताब। धूमिल को जानने समझने का एक महत्वपूर्ण नजरिया है, जिसमें धूमिल को हम एक तरह से मुकम्मल तौर पर उसमें जान सकते, समझ सकते हैं। तो आज ये कार्यक्रम हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। इसकी पहली कड़ी में भाई शंकर जी नहीं दिख रहे हैं, उनको स्वागत करना है हमारे वक्ताओं का। भाई शंकर जी यहाँ हैं? थोड़ा दिक्कत है। शंकर जी, हाँ, तो आप हमारे वक्ताओं का, आप जो श्रोता हमारे फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उन सबका आप स्वागत करें, और हम लोग ये परंपरा, ये क्रम आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि थोड़ा तकनीकी वजह से एक समय कुछ ज्यादा हो चुका है। धन्यवाद। हाँ शंकर जी, हम इस जूम मीटिंग के माध्यम से अपने सभी मंची वक्ताओं का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इसमें श्री चौथीराम यादव जी इस स्मृति गोष्ठी का की अध्यक्षता करेंगे, जिनका मैं स्वागत करता हूं। और हमारे बहुत ही नजदीक रहे, रचे बसे परिवार की तरह अवधेश प्रधान जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जब भी हमने खिउड़ी के लिए इनको आमंत्रित किया, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और खिउड़ी की यात्रा की है, और हमारे साथ संगोष्ठी में शामिल रहे। और धूमिल समग्र जो आज पाठकों के सामने है, उसको आने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए श्री बसंत त्रिपाठी जी हैं। ये
अभी जब वाराणसी आए थे तो हमारे आवास पर आए थे और बहुत घुल मिल कर बात कर रहे थे, और मैंने धूमिल विषयक इनका एक लेख पढ़ा है अभी जो बनास जन में छपा है, धूमिल विशेषांक में। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ। संचालन जैसा कि गोरख पांडे जी कर रहे हैं, इनसे मिलकर इस गोष्ठी को एक नया रूप दिया गया और यह प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जसम तथा इसका के संयुक्त तत्वावधान में यह आयोजन चल रहा है। इससे जुड़े हुए सभी श्रोताओं को, सभी वक्ता मनीषियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह स्मृति सभा अपने सभी पहलुओं पर, धूमिल की कविताओं के सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेगी। ऐसे में और जरूरी हो जाता है कि धूमिल समग्र को आए 1 वर्ष हो गया और उस पर करीने से सोचने, लिखने और समझने की जरूरत है। लगभग धूमिल का गद्य नहीं पढ़ा गया था और बार बार यह महसूस किया जा रहा था कि धूमिल अपने गद्य में अपनी कविताओं के बारे में बहुत कुछ लिखते थे, लेकिन वह एक बहुत विशाल पाठक जो धूमिल का है उसके सामने यह गद्य नहीं आ पाया था। अब वह गद्य सभी पाठकों के सामने है। राजकमल प्रकाशन से 3 खंडों में यह छपकर आ चुका है, जिसके 2 खंड, दूसरे और तीसरे खंड पूर्ण रूप से गद्य ही हैं। धूमिल की डायरी, धूमिल के पत्र, धूमिल के निबंध, उनकी कविताओं की रचना प्रक्रिया, उसकी बनावट बुनावट पर विस्तार से कहने की गुंजाइश देती है। धूमिल जिस तरह से अपनी कविताओं में बहुत उन्मुक्त और खुले हुए रहते हैं, उसी तरह से अपने गद्य में भी बहुत साफ साफ अपनी कविताओं पर लिखते हुए दिखाई पड़ते हैं। बार बार वो कहते हैं कि कविता को दशकों में या इस तरह से न बांट कर पढ़ा जाए, बल्कि कविता को युवा पीढ़ी या इस तरह से भी न बांटा जाए, उसे पूर्ण रूप से वयस्क कविता के रूप में व्याख्यायित करने की जरूरत है। और भाषाहीनता की बात भी करते हैं सभी वक्ता। धूमिल की कविता भाषा और उसके विचारों पर विस्तार यहाँ अपने विचार व्यक्त करेंगे, जिससे एक बारगी पुनः हम लोग पुनर्मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे और धूमिल पर अब तक जो विचार आए हुए हैं उससे जुड़ते हुए हम धूमिल को पुनः सोचने के लिए आगे बढ़ेंगे। और यह स्मृति इसलिए और लाभप्रद है कि धूमिल के अनछुए पहलुओं पर, जिसको लोगों ने खूब पढ़ा नहीं, खूब देखा नहीं, उसको मिलाकर उनकी कविताओं को समझने का पुनर्प्रयास शुरू किया जाएगा। और यह जानकर खुशी होगी, सभी लोग जानते भी हैं कि संसद से सड़क तक 1972 में आई थी और उसको अब 50 साल होने जा रहा है। हालांकि उसकी सारी कविताएं 70 के पहले
66 और 70 के बीच की लिखी हुई हैं। तो इस तरह से भी संसद से सड़क तक जो उनकी पहली पुस्तक उनके जीवन काल में आई थी और लगभग उनकी मानक पुस्तक है, उस पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। पिछले दशकों में संसद से सड़क तक पर काफी चर्चाएं हुई हैं और जब कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र भी आया, तब भी पाठक वर्ग उसे बहुत ही आदर के साथ दिया था और वह बहुत पठनीय भी किताबें हुई। और आज भी बड़ी बात यह है कि इस समय जहां कविता बहुत तेजी से नहीं पढ़ी जा रही है, ऐसे में धूमिल की सारी कविताएं पढ़ी गई और उद्धृत भी की गई। तो इन सब पहलुओं पर वक्ताओं का विचार यहाँ आएगा और मैं सभी श्रोताओं, सभी वक्ताओं का पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं और इस गोष्ठी को संचालन के लिए डॉक्टर गोरख पांडे जी को पुनः समर्पित करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रत्नशंकर जी। रत्नशंकर जी अभी हमारे वक्ताओं का फेसबुक पेज से जुड़े हुए जो हमारे बच्चे हैं, साथी हैं, मित्र हैं, उन सबका हार्दिक स्वागत किया है। और निश्चित रूप से आपने धूमिल समग्र को लाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है और आपके इस प्रयास का ही परिणाम है कि आज हमारे पास धूमिल का, हम कह सकते हैं कि सब कुछ लिखा हुआ हमारे बीच है। वैसे नंबर ऑफ पेज के आधार पर तो हम लोग बहुत बातें नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस निगाह से भी देखा जाए तो रचनावली के तीनों खंडों को मैं एक मोटे तौर से देखा और उसमें जो विशेष सामग्री है उस पर एक निगाह डाली, तो ये था कि अभी तक हम लोगों के पास धूमिल का लिखा हुआ जो उनके 3 काव्य संग्रह पहले थे, वे लगभग कुल मिलाकर के 204 पेज होते थे और इनकी जो भूमिकाएं हैं वे भूमिकाएं मिलाकर लगभग 38 पेज के आसपास होती थी। और अब तीनों खंडों को मिला करके पहला खंड ही लगभग 535 पेज का है, दूसरा खंड भी जो है वह 341 पेज का है और तीसरा खंड 320 पेज का है और इस तरह कुल मिलाकर हमारे पास 1216 पेजों की सामग्री है। तो कहा धूमिल का लगभग हम मान के चले कि 6 गुना परिमाण में ही देखा जाए तो पहले हमारे पास जो धूमिल का साहित्य उपलब्ध था, जो कविताएं उपलब्ध थी, आज उनका गद्य, उनके आलेख, उनकी डायरिया या कविता के वे अंश, वे कविताएं तो अभी तक इन तीनों संकलनों में नहीं आ चुकी थी, तो कविताएं ही लगभग 3 गुना के आसपास है। 3 गुना के आसपास उनकी कविताएं उपलब्ध हैं, गद्य तो बिल्कुल नहीं था। और उनकी जो आलेख है, उनकी डायरिया है, उन सब के भीतर से गुजरते हुए निश्चित रूप से धूमिल का जो एक तरह से 60 के बाद या हिंदी कविता में जो एक केंद्रीय स्थान है, उस स्थान को हम लोग और पुष्टि के साथ और प्रमाण के साथ और दावे के साथ स्पष्टता से देख पाएंगे। और जैसा कि भाई बसंत त्रिपाठी से बात हुई थी, तो अमूमन होता है कि धूमिल की भाषा पर एक तरह से बातें तो वैसे होती है, लेकिन एक मुकम्मल तौर पर उनकी भाषा पर एक तरह से बहुत बेहतरीन, बहुत केंद्रित बातें कम हो पाती है। और धूमिल भाषा को लेकर बहुत ही सजग और बहुत ही सक्रिय कवि थे। उनका संपूर्ण गद्य आ जाने के बावजूद
हम तो यानी हमारी यही धारणा बनेगी कि पहले भी धूमिल मूलतः कवि थे और आज भी धूमिल मूलतः कवि हैं, लेकिन उनके उस कवि रूप को देखने का हमारे पास स्रोत, उनको देखने की ये जो सामग्री है वो और ज्यादा हमारे पास आ गई है। और जैसा कि धूमिल अपनी कविता के बारे में कहते हैं कि उसकी सघनता ऐसी होती है कि उसमें से एक शब्द को भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। और वे उदाहरण देते हैं, तुलना करते हैं रेल की पटरी में जो लगा हुआ शिफ्ट है, अगर एक शब्द को हटा दे, जैसे एक चीज को हटा दे पूरे रेल भी खंडित हो जा सकता है, उसी तरह से एक शब्द को हम इधर उधर नहीं कर सकते। तो भाषा को लेकर, शब्दों को लेकर धूमिल बहुत ही सजग कवि थे। और भाई बसंत त्रिपाठी जी अपने हिसाब से धूमिल को याद करते हुए जो बातें रखेंगे हमारे निश्चित रूप से काम की होगी। लेकिन अगर उन्होंने भाषा को केंद्र बनाया, भाषा पर कुछ फोकस करते हैं, तो ये हम लोगों के लिए ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा लाभकारी होगा। मैं इसी आग्रह के साथ श्री बसंत त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात रखें। बसंत त्रिपाठी जी। शुक्रिया गोरख जी। इस जो मीटिंग में उपस्थित सभी हमारे गुरुजन, चौथीराम यादव जी, अवधेश प्रधान जी, रत्नशंकर जी, और आप फेसबुक से जितने जुड़े हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहता हूँ। धूमिल जी की आज पुण्यतिथि है। एक कवि के न रहने के बाद अमूमन यदि उसे बहुत शिद्दत से याद किया जा रहा है, उसकी कविता को, उसके प्रयोग को, उसकी भाषा को, उसकी अंतर्वस्तु को और उसकी चिंताओं को अपने समय से जोड़ करके देखा जा रहा है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि वह कवि आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी वो अपने समय में था। तो धूमिल को हम धूमिल के रहते हुए भी और उनके न रहने के बाद भी जब भी याद करते हैं तो एक पहले के कवि की तरह नहीं, बल्कि हमारे समय की कविता के रूप में, हमारे समय के कवि के रूप में उनकी कविताओं को याद करते हैं। मुझे लगता है कि ये किसी भी कवि के महान या महत्वपूर्ण होने का एक बड़ा प्रमाण है। तो धूमिल हमारे लिए एक बीता हुआ कवि नहीं है जो हमारे 45 साल पहले था, बल्कि धूमिल की चिंताएं हमारे अपने समय की चिंताएं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बात तो जो अभी रत्नशंकर जी ने भी कहा, गोरख जी ने भी कहा इस बात को कि धूमिल का समग्र 3 खंडों में आ गया है। इसके पहले धूमिल हमारे पास 3 संग्रहों के एक कवि के रूप में और कुछ उनके डायरियां और जो पत्र थे जो छिटपुट इधर उधर पत्रिकाओं में बिखरे हुए थे, उनके एक लेखक के रूप में, उनके कवि के रूप में, 3 संग्रहों के कवि के रूप में जानते थे। लेकिन जब धूमिल का समग्र आ चुका है, तब उसके बाद धूमिल पर बात करने का जो तरीका ठीक वही नहीं रह जाता जो इसके पहले हम धूमिल पर बात करते रहे थे। उस तरीके में, उन तर्कों में बहुत सारे नए प्रमाण, बहुत सारी नई चिंताएं और एक कवि का अपने समय से जूझने की जो प्रक्रिया होती है, उसके बहुत सारे दबे छुपे पहलू हमारे सामने आते हैं। और उनको मिला करके मुझे लगता है कि अब हमको धूमिल को देखने की जरूरत है, जिसको धूमिल का हर प्रेमी, धूमिल की कविता से जुड़ने वाला हर पाठक उस तरह से देखता ही है। इसको शिद्दत से देखने की जरूरत है। हमारे सभी गोरख जी ने भी और रत्नशंकर जी ने भी इस बात को कही, और अवधेश जी और चौथीराम जी इस बात को और बढ़ाएंगे भी। मैं कुछ चीजों पर ध्यान मेरा जाता है। भाषा पर मैंने चूंकि लिखा है तो इसलिए मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, वो उपलब्ध है, पढ़ सकते। लेकिन दूसरी चीजें मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि मैं ये तो जानता था कि धूमिल का जो धूमिल के रचनात्मक जीवन की, कवि जीवन की शुरुआत गीतों से हुई थी, ये हम सब जानते थे।
और कुछ चुनिंदा गीत मैंने इधर उधर पढ़े भी थे, इधर उधर कोड किए हुए। लेकिन बड़े पैमाने पर धूमिल की गीतों को पढ़ने का मुझे जो अवसर मिला वो इसी समग्र के दूसरे खंड में जो शुरुआती गीत है उसको पढ़ते हुए मिला। और उसको पढ़ते हुए धूमिल को सोचने का एक धूमिल पर सोचने के कुछ नए बिंदु मेरे सामने आते हैं। एक तो मैं मुक्तिबोध से थोड़ा सा इस रूप में देखता हूं कि हिंदी में, आधुनिक हिंदी में, खासकर आजादी और उसके आसपास दो कवियों को, एक मुक्तिबोध को और दूसरे धूमिल, इन दोनों को मैं इस रूप में मानता हूं कि इनकी शुरुआती कविताएं जो है और बाद में जिस तरह की कविताओं के लिए वे जाने जाते हैं, दोनों में एक तरह का अंतर है। यदि मुक्तिबोध की हम 32-33 से लेकर के तार सप्तक के पहले की कविता देखें तो उनका काव्य व्यक्तित्व बिल्कुल अलग किस्म का दिखाई पड़ेगा। और उस समय का जो चर्चित काव्य रूप था छायावाद, उस चर्चित काव्य रूप में आपको मुक्तिबोध कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेंगे। और यही मामला धूमिल के साथ भी था कि 55-56 से लेकर के 62-63-64 तक, 65 तक की जो कविताएं हैं मुक्तिबोध धूमिल की, जो गीत हैं, उसमें बिल्कुल आपको जो नई कविता और प्रयोगवाद वाला जो पूरा दौर था उसकी जो नरमी थी, भाषा का जो मुलायम बना था, भाषा का जो एक तरह का प्रगीतात्मक रूप जो था, लिरिकल अप्रोच जिसे हम कह सकते हैं, वो लिरिकल अप्रोच धूमिल की कविताओं में शुरू में था। लेकिन उसके बाद सडनली जब अपने समय की चिंताओं से नए ढंग से जूझते हैं, और जिसका प्रमाण पटकथा पर है, मैं उसकी थोड़ी सी बात करूंगा बाद में अभी, तो उसके बाद जब एक रोमान जिसे आप कह सकते हैं, उस रोमान को एक यथार्थ की जमीन पर खड़े होकर के आजादी के 10 साल बीतते बीतते जो परिवेश था, उस जगह से, उस स्पेस से खड़े होकर के जब धूमिल अपने समय को देखते हैं तो उनको न केवल नए विषय या नए अंदाज की जरूरत पड़ती है, बल्कि पुराने अंदाज को ध्वस्त करने की चिंताएं भी उनकी कविताओं में भी दिखाई पड़ती है। और ये अनायास नहीं है कि हिंदी के दो कवि जिन्होंने अपनी कविता में भाषा पर सबसे ज्यादा कविताएं लिखी है, एक त्रिलोचन और दूसरे धूमिल की लगभग हर कविता में, पहले संग्रह में मैंने ऐसी कुछ 2-3 कविताएं छोड़ दी जाए तो हर कविता में व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, भाषा, काव्य भाषा, इन तमाम चीजों को रेखांकित करते हुए कुछ ना कुछ पंक्तियां मिल जाएंगी। तो ये इसकी वजह मुझे ये लगता है कि एक नई तरह की भाषा की जरूरत महसूस कर रहे थे, क्योंकि धूमिल मेरी समझ से वह पहले व्यक्ति थे जो सत्ता संरचना से, जिसे हम पावर डिस्कोर्स कहेंगे, और उसमें एक जो ग्रामीण और कस्बाई संवेदना, ग्रामीण और कस्बाई जीवन, उस पावर डिस्कोर्स से जैसे जैसे और जिस तरीके से बाहर जा रहा था, वह धूमिल जैसे कवियों की एक बड़ी चिंता का विषय था। और इसीलिए पावर डिस्कोर्स को किसी हिस्टोरिकल, मतलब किसी ऐतिहासिक कथा से, ऐतिहासिक आख्यान से नहीं, कोई मिथकीय आख्यान से नहीं, बल्कि सीधे सीधे पावर डिस्कोर्स के तमाम जो चीजें हैं उससे धूमिल टकराते हैं। और इसलिए आप देखिएगा कि पावर डिस्कोर्स जो है वो सत्ता संरचना की बहुत सारे कोने अंतरे, निराला में है, मुक्तिबोध में है, अज्ञेय में है, तमाम लोगों में है, लेकिन वहां पर वो फैंटेसी में है या ऐतिहासिक आख्यान में है या कोई पौराणिक आख्यान में है। धूमिल की कविताएं अपने समय से सीधे जूझती और सीधी कार्रवाई की भाषा में। और यही कारण है कि जैसे जैसे बाद को लेकर के लोकतंत्र की विडंबनाएं जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे सबसे ज्यादा हमको धूमिल याद आते हैं। आज यदि सीधी से एक सर्वे जैसा ही कभी कर लिया जाए कि एक
मतलब जो शायर है उसको बहुत कोट किया जाता है, शेरों को बहुत कोट किया जाता है। इसके अलावा किसी कवि को सबसे ज्यादा कोट किया जाता है, किसी कवि की पंक्ति को सबसे ज्यादा कोट किया जाता है, तो उसमें से एक धूमिल होंगे, बल्कि सबसे ज्यादा धूमिल की पंक्तियां सबसे ज्यादा कोट की जाती है। मुक्तिबोध है, रघुवीर सहाय है, नागार्जुन है, लेकिन सबसे ज्यादा, क्योंकि हमारे समय की जो लोकतांत्रिक विडंबनाएं हैं, उन विडंबनाओं को जिस नजर से धूमिल देखते हैं और उस नजर का सूत्रीकरण करने के लिए, उस नजर को स्थापित करने के लिए जिस तरह के सूत्रों या वाक्य विन्यास का इस्तेमाल करते हैं, वह अपने आप में एक अद्भुत काव्यात्मक प्रयोग है, जो मुझे धूमिल से पहले अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ता है। कोट किया जा सकता है कम से कम 20-30 ऐसी पंक्तियां कोट की जा सकती है, जिसके आधार पर हम कहते हैं हम अपने समय की लोकतंत्र के विडंबनात्मक पहलुओं को समझ सकते हैं। तो धूमिल मुझे लगता है कि हिंदी कविता में, खासकर आजादी के बाद की हिंदी कविता में, वह ऐसे कवि थे जिन्होंने समाज और राजनीति की विडंबना को एक कस्बाई और एक शहरी नजरिए से देखा, और कस्बे की अंतर्लय में जो विखंडन हो रहा था उसको एक नई तरह की भाषा से पकड़ने की कोशिश की। और धूमिल ये काम इसलिए कर पा रहे थे, मुझे लगता है, कि जिस तरह की भाषा से उन्होंने कविता लिखने की शुरुआत की, जिस तरह की भाषा में, उस तरह की भाषा की अपर्याप्तता को, उसको बरतने के 5-6 साल के भीतर वह जान गए थे। अज्ञे पर एक कविता है, ये कविता एक अज्ञे एक ऊंची दुकान है ना, बहुत दिलचस्प कविता है, जिसमें वे लिखते हैं अंत में कि यदि महंगा खरीदने का शौक है तो आइए और शौक पूरा कीजिए, है ना। ये अंत, छोटी सी कविता का अंत वो वहां से करते हैं। तो एक तरह से वह जो उस तरह की जो मुलायम भाषा थी, उस मुलायम भाषा में कटु यथार्थ, जलता हुआ यथार्थ जिसे हम कहेंगे, वह उस तरह की नरम भाषा में कभी व्यक्त ही नहीं हो सकती। इस बात को धूमिल बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे थे, और इसलिए भाषा की रात हो, चाहे नक्सलबाड़ी हो, चाहे राजकमल चौधरी के प्रति हो, राजकमल चौधरी कविता हो, या पटकथा उनकी जो सबसे चर्चित कविता मोचीराम हो, इन तमाम कविताओं में वे बार बार ऐसे सूत्र हमको सुझाते हैं, ऐसे सूत्रात्मक वाक्य रखते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने, उनके समय की भी और हमारे समय की भी मुश्किलों, सांसतों और संशयों को समझ सकते हैं। पटकथा मेरी समझ से, पटकथा पर मैं थोड़ी सी बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि पटकथा मेरी समझ से एक ऐसी कविता है जिसमें, जिसे मोहभंग बार बार कहा जाता है, उस मोहभंग के जो तमाम राजनीतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू थे, वो इतने विस्तार के साथ सीधे सीधे, बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे कविता में आते हैं। वो मेरी समझ से एक बहुत दिलचस्प वाक्य है। पटकथा हिंदी कविता की, समकालीन हिंदी, आजादी के बाद की हिंदी कविता की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि 20 साल को, आजादी के 20 साल की अंतर कथा को जिस तरीके से धूमिल ने उस कविता में रखा है, वह दिलचस्प होने के साथ साथ कविता के नए रास्ते भी सुझाता है। मैं कई बार यह भी ऐसे भी सोचता हूं कि एक बड़े कवि को, या एक कोई कवि कितना बड़ा है इसको देखने के एक तरीका यह भी मैं समझता हूं कि यदि वो कवि हमारे इतिहास में नहीं होता तो क्या कविता ठीक वही रहती, या उस कवि के काव्य प्रयोग उस तरह से नहीं होते तो क्या उस भाषा की कविता का स्वरूप वही होता जो कि आज है। इस दृष्टि से जब मैं देखता हूं तो मुझे धूमिल का योगदान बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है। जैसे भारतेंदु नहीं होते, जैसे श्रीधर पाठक नहीं होते, जैसे निराला या मुक्तिबोध नहीं होते, तो जाहिर तौर पर कविता का वही रूप नहीं होता। ठीक इसी कड़ी में रघुवीर सहाय और धूमिल को भी मैं मानता हूं। धूमिल ने
धूमिल के काव्य प्रयोग ने, धूमिल के भाषाई प्रयोग ने, धूमिल के राजनीतिक संरचना ने, धूमिल के राजनीतिक जो मारक और चुभती हुई जो पंक्तियां हैं, राजनीतिक दृश्यों का पर्दाफाश करती हुई जो कविताएं हैं, उन कविताओं ने एक तरह से कविता की दशा दिशा बदल दी। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि धूमिल यदि ना होते तो हिंदी कविता का रूप वही नहीं होता जो धूमिल के बाद की हिंदी कविता है। तो जाहिर तौर पर धूमिल जो है हमारे समय के एक ऐसे कवि हैं जिनके न रहने के 45 वर्ष बीतने के बावजूद भी वो हमारे लिए उतने ही समकालीन हैं। उनकी चिंताएं हमारे लिए उतनी ही समकालीन है, क्योंकि हर बार वह एक दृश्य को रखने के लिए नए नए शब्दों को ढूंढते हैं, वैसे शब्द जो अमूमन कविता के शब्द नहीं है। बैलमुत्ती अमूमन कविता का शब्द नहीं था या नहीं हो सकता था, या ऐसी सैकड़ों शब्द आपको मिल जाएंगे जो अमूमन कविता के शब्द नहीं थे। तो जीवन का संबंध यदि कविता से है और जीवन की टूटन यदि है, तो उस टूटन को रखने वाली जो भाषा है, उस भाषा से कविता का अपना पूरा दृश्य खड़ा करते हैं। इस लिहाज से मुझे लगता है कि धूमिल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कवि है। और ये जो समग्र तीनों आने के बाद धूमिल की लिखी हुई पंक्तियों से गुजरना एक बड़े कवि की रचनात्मक प्रक्रिया और की रचनात्मक उपलब्धि दोनों को गंभीरता से जानना मुझे लगता है। तो इसलिए धूमिल को याद करना दरअसल अपने समय की रचनात्मक विडंबनाओं से जुड़ने का एक नया रूप, एक नई मांग भी है। मैं इतनी बात कह करके खुद को रोकता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद बसंत त्रिपाठी जी। आपने अपने इस महत्वपूर्ण वक्तव्य में निश्चित रूप से धूमिल को समझने के कुछ सूत्र, कुछ रास्ते बताए हैं। और खास तौर से धूमिल के जब तीनों खंड हमारे बीच आ गए तो आपने बात सही कही कि अब धूमिल को देखने का हमारा तरीका वही नहीं हो सकता जो कि पहले था, जबकि केवल उनके 3 कविता संग्रह हमारे सामने मौजूद थे। और अब हम धूमिल को एक बड़े फलक पर, एक बड़े स्रोत के साथ और उसकी प्रामाणिकता के साथ हम उनको देख सकते हैं। और यह धूमिल समग्र यह अवसर हमें उपलब्ध कराया है। और आपने अपने इस वक्तव्य में धूमिल के महत्व को इस बिंदु से रेखांकित किया कि हम कल्पना करें कि अगर धूमिल ना होते तो क्या उनके बाद की कविता का या आज कविता का जो स्वरूप बना, क्या वही होता? तो निश्चित रूप से हमें इसका जो उत्तर मिलेगा वह खास तौर से 60 के बाद की हिंदी कविता में धूमिल के केंद्रीयता को एक तरह से प्रमाणित करेगा। आपने ये बातें भी कही कि धूमिल बिल्कुल सीधी भाषा में, सीधे तरीके से अपने समय की सत्ता संरचनाओं से टकराते हैं। और पटकथा आजादी के 20 सालों के बाद एक ऐसी रचनात्मक उपलब्धि है जो भारतीय जनता के मोहभंग के तमाम पहलुओं को हमारे बीच बिना लाग लपेट के सीधी तरीके से लाती है। तो मैं एक तरह से आपको इस व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कि एक तो हमारे आग्रह पर आप आए और हमें धूमिल को पढ़ने का एक ऐसा नजरिया, एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें खास तौर से धूमिल को पढ़ने वाले, धूमिल को जानने की इच्छा रखने वाले जो पाठक है, श्रोता हैं, उनको रोशनी मिलेगी। हमारे बीच में आज के महत्वपूर्ण विचारक, आलोचक और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अवकाश प्राप्त प्रोफेसर और प्रधान जी हैं, जिनको कि सुनना सदैव
एक बड़ा ही प्रीतिकर अनुभव होता है। हम लोग आपको जब भी सुनते हैं तो ये लगता है कि सर आप कितनी देर बोलते रहें। तो ऐसे आदरणीय अवधेश प्रधान जी से मैं आग्रह करता हूं कि वे अपनी बात धूमिल पर रखें। आदरणीय अवधेश प्रधान जी। संगोष्ठी के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर चौथीराम यादव जी, बंधुवर वसंत त्रिपाठी जी, भाई रत्नशंकर पांडे जी, बंधुवर गोरखनाथ जी और निवेदिता संध्या, और इस माध्यम से संगोष्ठी में श्रोता के रूप में शामिल सब साथियों, ये धूमिल की पुण्यतिथि पर आयोजित संगोष्ठी हमें एक अवसर देती है कि हम अपनी कविता के उस समय को पहचाने और उसमें धूमिल का जो हस्तक्षेप है उसका मूल्य इस दृष्टि से भी पहचाने, जिससे आज के समय में हमें कुछ जानने, समझने और सीखने को मिले। मित्रों, धूमिल ने कविता को बहुत गंभीरता से लिया था, लेकिन उनकी परिस्थितियां जीवन की उन्हें फुर्सत से कविता लिखने का मौका नहीं देती थी। घर की जिम्मेदारियां, खेती बाड़ी और नौकरी में बार बार स्थानांतरण, घर में खेती बाड़ी के मुकदमे और ऑफिस में अधिकारियों से बार बार तालमेल का न होना बल्कि विरोध का ही संबंध होना, कुल मिलाजुला के उनकी परिस्थितियां बड़ी कठिन थी और उन्हें बहुत कम समय मिला काम करने का। बलिया में रहते हुए उन्होंने 60 के दशक में गीतों पर, गजलों पर काम किया और वहीं से वे कवि के रूप में धीरे धीरे जाने पहचाने गए। पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं छपना भी वहीं शुरू हुई और बनारस में आने के बाद गीतों और गजलों के साथ साथ उस समय जो कविता में फैशन में चल पड़ी थी, सूर्योदयी कविता और वैज्ञानिक कविता, तरह तरह की कविताएं, इन सभी प्रयोगों के झोंके आए और उनका प्रभाव उनकी कविताओं पर दिखाई देता है। ये समय उनकी तैयारी का था, लेकिन जैसा कि काशीनाथ जी ने लक्ष्य किया है और उनको उन्होंने बहुत निकट से देखा है, तो सहारनपुर से लौटने के बाद 66 में एक नए धूमिल हमारे सामने आते हैं और जैसे कविता के क्षेत्र में मुक्तिबोध का जाना, उनकी रचनाओं का प्रकाशित होना, चांद का मुंह टेढ़ा है का प्रकाशित होना एक घटना है, उसी तरह से भारतीय राजनीति में नक्सलवाड़ी का विस्फोट एक बहुत जबरदस्त घटना है, जिसने भारतीय राजनीति को और भारतीय साहित्य को वही नहीं रहने दिया जो पहले था। और इस तरह से आप बिटनिक कविता, सूर्योदयी कविता, वैज्ञानिक कविता वगैरह के तमाम जो फैशन चल पड़े थे, कुंठा, संत्रास, अराजकता, मृत्युबोध, तो ये अस्तित्ववाद के जो मुहावरे चल पड़े थे और इनका अनुकरण
धड़ल्ले से हो रहा था, कोई पत्रिका नहीं थी। कुल मिला जुला के कविता एक जबरदस्त खेल का मैदान बन चुकी थी, बच्चों के खेल का। बच्चों के खेल में फिर भी कुछ अर्थ रहता है, लेकिन त्रिभुजाकार कविताएं और रेखा गणितीय सूत्रों के आधार पर कविताएं, कैसी कैसी कविताएं ज्ञानोदय तक में छपा करती थी। लेकिन नक्सलवाड़ी के विस्फोट ने वो सारा का सारा खेल बंद कर दिया। धूमिल कविता के प्रति पहले से ही बहुत गंभीर थे, बहुत गंभीर थे। और इसीलिए आप देखें कि संसद से सड़क तक की कविताओं में उन्होंने बार बार कविता को परिभाषित किया है। और नक्सलवाड़ी की रोशनी में न केवल उनकी राजनीतिक विचारधारा बदली, क्योंकि वे केवल पीड़ित जनता के प्रति सहानुभूति के ही कवि नहीं है, वे सत्ता की राजनीति के केवल विरोध के कवि नहीं हैं, बल्कि गंभीर अर्थों में वे दूसरे प्रजातंत्र की तलाश के कवि हैं। मेरी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। उनकी इस बेचैनी को कई बार बहुत गलत अर्थों में लिया गया। आप संसद से सड़क तक की कविताओं का मूल्य जैसा आज आंकते हैं, वैसा उस समय नहीं आंका गया। धूमिल का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। अनेक लोगों ने उन पर वामपंथी दुस्साहसवाद का आरोप लगाते हुए लेख लिखे, लंबे लंबे लेख लिखे, और उनकी अराजकता को फासिज्म की ओर जाते हुए भी देखा गया। इस तरह की भी चीजें कही गई, लिखी गई। और धूमिल इस सब कुछ से नावाकिफ नहीं थे, बल्कि इस सब का उनके ऊपर बहुत गहरा असर था। 13 अक्टूबर 1970 को उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। उस समय बनारस से एक पत्रिका निकलती थी, कंचन कुमार जी निकालते थे, आमुख, और उसमें नक्सलवाड़ी शीर्षक से एक कविता छपी थी। उन्होंने 13 अक्टूबर 1970 को लिखा, मेरी कविताओं के लिए यह आम धारणा है कि ये कविताएं एक गुस्सैल आदमी की कविताएं हैं। एकदम गलत है। आमुख में छपी कविता नक्सलवाड़ी के विषय में ऐसे गलत नतीजे निकाले गए हैं, जबकि वह कविता केंद्रीय रूप में गलत गुस्से और हिंसा की खिलाफत करती है। अंततः वह कविता तानाशाही या अराजकता की वकालत कहीं भी नहीं करती। हाँ, इस प्रजातंत्र के खोखे से खींचकर सही प्रजातंत्र की तलाश की ओर संकेत अवश्य करती है। सही प्रजातंत्र की तलाश। और आज क्या हर स्तर पर सही प्रजातंत्र की तलाश की चर्चा नहीं चल रही है? ये चिंता थी धूमिल की। इसलिए जब वह दूसरे प्रजातंत्र की तलाश में हैं, संसदीय राजनीति की विडंबनाओं की कठोर आलोचना करते हैं, तो कुल मिला के लोगों ने मान लिया कि वे संसदीय राजनीति के ही एकदम विरोधी हैं और जनतंत्र के भी विरोधी हैं, ऐसा मान लिया गया। जब उन्होंने कहा, आजादी क्या 3 थके हुए रंगों का नाम है जिसे एक पहिया ढोता है, या इसका कुछ खास मतलब होता है, तो वह स्वाधीनता संग्राम की जितनी उपलब्धियां हैं उनसे इनकार नहीं कर रहे थे, बल्कि स्वाधीनता संग्राम के सपनों को जिस तरह से 180 डिग्री उल्टा घुमा दिया गया था, उससे पैदा हुई है बेचैनी थी। उस बेचैनी का मूल्यांकन एक दूसरे ढंग से किया गया, उसका गलत अर्थ लेते हुए किया गया। और निराला की तरह से बहुत लिख कर तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन वे बहसों में बार बार फूट पड़ते थे
इस तरह की टिप्पणियों से वे बहुत इसलिए आहत थे क्योंकि वे टिप्पणियां एक तरीके से एक कवि की समूची बेचैनी को और उसकी जो दूसरे प्रजातंत्र की तलाश की जो गंभीर चिंता है उसको अस्वीकार करती थी वो प्रजातंत्र की ही तलाश। लेकिन आमतौर पर आलोचना इस दृष्टि से की गई कि मानो भारत में जो जनतंत्र चल रहा है वही जनतंत्र है। अगर वही जनतंत्र होता तो हम जेन्युइन डेमोक्रेसी की बहस क्यों करते। आज हम अपनी जेन्युइन डेमोक्रेसी के लिए तरस रहे हैं। हम जितना भी अपनी आवाज विरोध में उठा रहे हैं, आजादी के नाम से उठाएं तो, जनतंत्र के नाम से उठाएं तो, लोकशाही के नाम से उठाएं तो, वास्तव में वह दूसरे प्रजातंत्र की तलाश। और धूमिल ने एक चित्र दिया है और कुछ कविताएं संसद से सड़क तक की काशीनाथ सिंह जी ने ही उसका शीर्षक चुना था और नामवर जी ने प्रोत्साहित किया था। पांडुलिपि धूमिल ने तैयार की और राजकमल ने तुरंत उसे निकाला भी। लेकिन इन कविताओं का, इस पूरे संग्रह का जबरदस्त विरोध होने के बावजूद बहुत उसकी कड़ी आलोचना हुई। लोग चमत्कृत भी हुए, लेकिन कुल मिला जुला के वो चमत्कार चूंकि उनकी बनी बनाई समझ में फिट नहीं बैठता था, इसलिए धूमिल की आलोचना भी हुई। सबसे बड़ी चीज की बहुत खराब आरोप उनके ऊपर लगे, वामपंथी दुस्साहसवाद के आरोप लगे। और मुझे लगता है कि सिर्फ कविता को ठीक से देखा नहीं गया, बस उसमें नक्सलवाड़ी का जिक्र और कुछ कविताओं में गालियों के शब्द आ जाने से कुछ आलोचनाएं और कुछ विरोध और कुछ आक्षेप और कुछ आरोप तो बिला वजह भी हुए। तो ये धूमिल के को बेचैन करने के लिए बहुत थे। लेकिन मजे की बात है कि संसद से सड़क तक के बाद इससे वो संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी यात्रा और उनकी जो तलाश की गंभीरता है, फिर उसको उन्होंने नई शैली में, नई कविताओं में ढालना शुरू किया। और अब पाएंगे कि आप उसमें अब केवल नक्सलवाड़ी नाम नहीं है, बल्कि सड़क के बाहर, केवल सड़क तक नहीं बल्कि सड़क के आगे गांवों तक, खेतों में, खलिहानों में, पहाड़ों पर और आदिवासी क्षेत्रों में जो जनसंघर्ष चल रहे थे, जनता के हथियारबंद संघर्ष, उनके चित्र उन कविताओं में मिलते हैं और उनके प्रति उनकी सहानुभूति। और आप पाएंगे कि कविता में धीरे धीरे मुहावरेदानी कम हो रही है, जिसका आरोप धूमिल पर लगता था। और धूमिल काव्य नाटक लिखना चाहते थे गिटार नाम से और दूसरा प्रजातंत्र की तलाश नाम से। तो नए नए ढंग से वह सोच रहे थे और इसके लिए उनको केवल 2 साल का समय मिला। अब ध्यान दीजिए, जून 1974 में उनका स्थानांतरण सीतापुर कर दिया गया और उससे वे एकदम परेशान हो गए। केवल 1 दिन ज्वाइन करके छुट्टी नहीं मिली तो भी वो बनारस आ गए और इतना तनाव में रहे कि अंततः अक्टूबर में वे बुरी तरह बीमार हुए और तब से वो अस्पताल में रहे। अस्पताल और दवाएं, और तो उनको समय केवल संसद से सड़क तक के बाद 2 ही साल मिले और उन 2 साल के बीच की कविताओं की भी नोटिस ठीक से ली नहीं गई। आप उनको देखें तो पता चलता है कि दूसरे प्रजातंत्र की तलाश के वे कितने गंभीर कवि थे। प्रजातंत्र को वह कितनी गंभीरता से लेते थे। जो प्रजातंत्र चल रहा था उससे वह संतुष्ट नहीं थे, सीधी सी बात यह। वो विरोध के लिए विरोध नहीं कर रहे थे,
उसका कहीं न कहीं एक वैचारिक निष्ठा से भरा हुआ उनका अपना सकारात्मक पक्ष भी है। विपक्ष में केवल कविता है जब वह कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह जानते हैं कि कविता ही पूरी तरह से विरोध और विपक्ष की सारी जिम्मेदारी। वह यह देख रहे हैं, जैसे कि प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे मशाल लेकर चलने वाली सच्चाई है, तो वह भी लेकिन जानते थे कि सब कुछ साहित्य से नहीं हो सकता। इसी तरह धूमिल भी जब कहते हैं कि विपक्ष में सिर्फ कविता है, तो वह भी जानते थे कि वास्तव में विपक्ष की पूरी भूमिका केवल शब्दों से नहीं होती। लेकिन जब वह यह कह रहे हैं तो कहीं न कहीं अपना यह असंतोष भी व्यक्त कर रहे हैं कि जो विपक्ष चाहिए जनतंत्र, सही जनतंत्र को लाने के लिए विपक्ष उस ढंग से संघर्ष नहीं कर रहा है। और धूमिल इसीलिए बाद की जो कविताएं हैं, आप उनका काव्य रूप, उसकी भाषा और शैली देखिए। लोहसाएं उनकी कविता है। टेकू बनिहार उसमें कहता है, हंसुए पे ताव जरा जरी ठीक तरे देना। एकदम लोक भाषा की छौंक लगाते हुए उन्होंने काव्य भाषा को एक नया रूप देना शुरू किया। करछुल बटलोही से बतियाती है और चिमटा तवे से मचलता है, चूल्हा कुछ नहीं बोलता, चुपचाप जलता और जलता है। या एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। यह तीसरा आदमी कौन है? मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अब ये वो कविताएं थी जो मंच पर और लोगों को याद हो गई थी। तो जुबान पर चढ़ जाने वाली कविताएं, पहले तो केवल सूक्तियां थी जो लोगों की जुबान पर चढ़ गई थी, बाद में उन्होंने बाकायदा ऐसी छोटी छोटी कविताएं भी रचना शुरू किया। आप देखेंगे कि कविता को लेकर वह कितने गंभीर हैं। आप जैसे कि बिहारी में नटना क्रिया आती है, कहत नटत रीजत खिजत में, सौह करे भौ हनि हसै दैन कहे नटी जाए। धूमिल ने मोची राम कविता में आप पाइएगा कि ये नट जाना मुहावरा हमारी भोजपुरी में नहीं है, लेकिन उन्होंने उसका क्या अद्भुत प्रयोग किया है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। अब ये जो साफ नट जाना है, यह नटना क्रिया रीतिकालीन कविता के समस्त रस रंग को एक जबरदस्त व्यंग में बदल देती। जब उन्होंने लिखा, गरम कुत्ता खा रहे थे, सफेद घोड़ा पी रहे थे, तो व्हाइट हॉर्स और व्हाइट डॉग का यह केवल अनुवाद नहीं था, यह अपने आप में अभिजात वर्ग का खुला मजाक उड़ाने का एक ऐसा ढंग था जो देहाती लोग दबंगई के साथ इस तरह का व्यंग्य करते हैं। तो धूमिल में शहर और कस्बे की निगाह से जनतंत्र को नहीं देखा गया था, बल्कि जैसे मुनासिब कार्रवाई में उनकी कविता है कि कविता पर बहस शुरू करो और शहर को अपनी ओर झुका लो। तो मैं कहता हूं कि यह स्वयं धूमिल हैं जिन्होंने कविता पर बहस शुरू की और पूरे साहित्य का मुंह कविता की ओर, कविता का मुंह गांव की ओर झुका लिया। तो गांव को आप कहिए तो वापस कविता में धूमिल ले आए, लेकिन यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि यह गांव मैथिली शरण गुप्त वाला गांव नहीं था, यह सुमित्रानंदन पंत वाला गांव नहीं था, यह रेणु का भी गांव नहीं था, आंचलिक लालित्य इसमें नहीं भरा हुआ है, यह लोकगीतों के से रस से पगा हुआ गांव नहीं है, यह वह गांव है। और यह दीनहीन गांव भी नहीं है, यह वह गांव है
जो दर्द सहते सहते और 20 साला आजादी की विडंबनाओं को सहते सहते अंत में संघर्ष के लिए उठ खड़ा हुआ है। उनके अंतिम दिनों की कविता अगर हरित क्रांति आप पढ़ें तो उससे भी आपको मालूम होगा कि उतनी तीखी निगाह से वह बदलते हुए परिदृश्य को देख रहे थे। आज भी हम जेन्युइन डेमोक्रेसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज भी उस हरित क्रांति के क्षेत्रों में ही सबसे अधिक किसानों का स्वर बुलंद हुआ, और इस हद तक बुलंद हुआ कि 1 वर्ष तक लगातार दिल्ली को घेर कर मोर्चा बांध कर उन्होंने एक विश्व इतिहास में रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो धूमिल वास्तव में एक कविता का नया द्वार खोलने वाले कवि हैं। किसी ने कहा है और बहुत सही कहा है कि वह कविता में नक्सलवाड़ी है, लेकिन वह नक्सलवाड़ी है जो आगे भोजपुर तक आती है, वह हमारे घरों तक पहुंच जाती है और हमारी आंखों में उंगली डालकर बतलाती है कि दूसरे प्रजातंत्र की तलाश अभी पूरी नहीं हुई। जो जनतंत्र चल रहा था उसका चित्र उन्होंने बाद की कविता में इस तरह खींचा है कि कर्फ्यू की रात में शांत और ठंडी सड़क पर जो सैनिक बूटों से आवाज निकलती है, उससे आवाज निकलती है जनतंत्र जनतंत्र जनतंत्र। ये जनतंत्र का जो सैनिक रूप है वो बूटों की धमक से सुनाई देता है। और इस तरह धूमिल की कविताएं वे छोटी छोटी हैं, लेकिन उसमें अब केवल चौंकाने वाला भंडा फोड़ का स्वर नहीं है। भाषा ज्यादातर गंभीर होती गई है और उसके पीछे जनसंघर्ष में उठ खड़ी होने वाली जनता की शक्ति भी है जो क्रमशः शब्दों में उतरती जाती है। तो इसलिए भाषा में, अंतर्वस्तु में और शैली में भी धूमिल अब नई जमीन तोड़ रहे थे। तभी उन्हें ब्रेन ट्यूमर हुआ और वे लगभग 5-6 महीने या शायद उससे भी अधिक कष्ट सहते हुए वे हमारे बीच से चले गए। मुझे याद आता है हम लोग कक्षाओं में बैठे थे, एमए की फाइनल की वे कक्षाएं थी। प्रधान सर वीडियो ऑन कर लीजिए। जी वीडियो सर ऑन कर लीजिए, आपका वीडियो ऑफ हो गया है। ओ, तो वो तकनीकी मामला मुझे आता नहीं संध्या जी, बहुत दूर है। मैं अपनी बात को यहीं समेटते हुए समाप्त करता हूं। मित्रों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रधान सर। मित्रों, अभी हमारे बीच प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी अपना व्याख्यान दे रहे थे और सचमुच में तकनीक ऐसी चीज है कि कई बार हम लोगों को भी झांसा दे देती है। बहुत अब ये है कि संध्या जी जैसी साथी हम लोगों की हैं जो कि सारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करके और सबको एक मंच पर ला दे रही हैं। और इस बात के लिए उनका हम लोग हर समय उनको धन्यवाद देते रहेंगे, उनको याद करते रहेंगे। और संगठन में तो ऐसे साथी होने ही चाहिए जो कि इस तरह की चीजों के लिए कुछ विशेष अपनी काबिलियत रखते हों। आदरणीय प्रधान जी ने अपने वक्तव्य में धूमिल को याद करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं और आपने बात ठीक कही कि धूमिल एक तरह से अपनी कविताओं के माध्यम से आजादी के बाद कि जिस तरह की आजादी के समय के जिस तरह की आकांक्षाएं थी, उन आकांक्षाओं को लेकर 20 वर्षों
में जो प्रजातंत्र के नाम पर चीजें बनी थी, उनके बरक्स, उनके विपरीत एक नए प्रजातंत्र की तलाश का विजन हमें देते हैं। और आज उसी विजन को ध्यान में रख करके हम लोग एक जेन्युइन डेमोक्रेसी की बात आपने कही कि उस जेन्युइन डेमोक्रेसी के लिए हम लोग आज भी संघर्षशील हैं। आज भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वह सपना, वह विजन धूमिल का ही था। आपने ये बात भी महत्वपूर्ण कही कि धूमिल को बहुत कम वक्त मिला। निश्चित रूप से 72 में उनका पहला काव्य संग्रह आता है संसद से सड़क तक, और वह उनके संपूर्ण रचनात्मक जीवन का एक तरह से कहा जाए कि असली शुरुआत थी। उसके पहले गीतों वाला जो दौर था, उससे वे अपने आप को घोषित करते हुए खुद वे अपनी पुरानी कविताओं से बाहर आ चुके हैं, उसको लांघ चुके हैं, और धूमिल के लिखने की असली शुरुआत थी। लेकिन एक तरह से कहा जाए कि ये हिंदी साहित्य, हिंदी समाज, हिंदी जात की एक बड़ी क्षति हुई कि धूमिल जैसा कवि हमारे बीच में आगे 3 वर्षों में ही चला गया। 72 में उनका पहला संग्रह आता और 35 में 10 फरवरी को उनकी मृत्यु होती। वैसे भी उनकी आयु मात्र 39 साल, और 39 साल की उम्र, वो भी सच्चे तरीके से लगने की जो उम्र, एक तरह से कहा जाए कि जब वे मुकाम पर एक नई भाषा, एक नई समझ, एक नई सोच की तैयारी के साथ आते हैं, तब उन्हें इतना कम वक्त मिला। लेकिन उसके बावजूद धूमिल ने हिंदी कविता में जो जगह बनाई है कि उनके बिना आज कविता पर या आजादी के बाद की कविता पर हम कोई सार्थक बहस नहीं कर सकते। यह एक तरह से धूमिल की कविता का कैनवस है। और खास तौर से आपने ये बात कही कि वे लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए एक नई काव्य भाषा की तलाश कर रहे थे। वे एक ऐसे गांव की जमीन पर खड़े होकर के, कस्बे से, शहर से नहीं, जो कि पुराना गांव नहीं था, वो 20 सालों की यातना झेलते झेलते अब संघर्ष के लिए सिर उठा रहा था। ये सारी बातें, स्थापनाएं सर आपने अपने व्याख्यान में रखी, और यह व्याख्यान धूमिल की इस समझ की जो हमारी यात्रा है, उस समझ की यात्रा को बहुत कुछ जोड़ेगा। हमारे बीच में आदरणीय ज्योतिराम यादव जी आ चुके हैं, और सर का व्याख्यान अभी कुछ देर पहले एक दूसरे मंच पर चल रहा था, और हमने सर से आग्रह किया था कि आप जैसे वहाँ खाली हों और हमारे बीच आप आए। एक तरह से कहा जाए कि हिंदी समाज या हिंदी के लोग केवल बनारस ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर में हमारे बीच जिस आलोचक को, जिस विचारक को बड़े मन से हम सुनते हैं और उनसे सीखते हैं, और उनसे जानने के लिए तत्पर रहते हैं, और उनका जितना गहन अध्ययन, जैसी विराट समझ, और वैसे ही उसी के अनुरूप आपका सरल सहज स्वभाव। और चूंकि धूमिल पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो धूमिल पर पढ़ते हुए हमने कहीं पढ़ा कि धूमिल कविता में जितने बड़े हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसी ऊंचाई पर है।
यानी व्यक्तिगत जीवन में भी वे उसी ऊंचाई पर हैं जितनी ऊंचाई पर कविताओं में है। ऐसे हमारे आदरणीय चौथीराम यादव जी भी हैं कि अपने चिंतन में, अपने लेखन में, अपने विचार में जितनी ऊंचाई पर हैं, अपने व्यवहार में भी शराब उतनी ही ऊंचाई पर है। और ऐसे आदरणीय चौथीराम यादव जी को अपने बीच पा करके भाई रविशंकर जी की ओर से मैं आपका सर स्वागत करता हूँ, इसलिए कि स्वागत रविशंकर जी ने किया था और आज के इस आयोजन के आप अध्यक्ष हैं। और सर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देने का कष्ट करें। आदरणीय चौथीराम यादव जी। आवाज सर आपकी नहीं आ रही है, ये म्यूट है क्या? आपका म्यूट है माइक। एक मिनट, आपका माइक सर म्यूट है। चौथीराम सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ सर, माइक आपका सर ठीक सर। तो धन्यवाद गोरख जी। भाई रत्न शंकर जी हैं, आपके सारे आयोजक मंडल के सभी साथियों, मैं जुड़ तो गया और दो बड़े महत्वपूर्ण वक्तव्य मैंने सुने, बसंत त्रिपाठी और सदाबहार वक्ता हमारे भाई अवधेश प्रधान का। अवधेश प्रधान आप जानते हैं कि जब वह बोल रहे हों तो उनके बाद बोलना बड़ा मुश्किल होता है, और इतने गहन अध्येता है और वाचिक परंपरा जो उनकी है बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा ठीक है, चलिए। हाँ, तो उनके बाद हम आपको बुला लेंगे। बताइए। तो मैंने आपसे कहा था कि बहुत आग्रह के बाद मैं जुड़ सका, क्योंकि मैं गांव से 6-7 बजे निकला हूँ, रात भर सो नहीं पाया, एक शादी में गया था और 11 बजे यहाँ पहुँचा हूँ और 1:30 बजे से कार्यक्रम था हमारा, नाम और सिंह पर चल रहा था। बस केवल नहा कर बैठ गया हूँ यहाँ, तब तो बैठा ही रह गया, तो गाड़ी से बैठे हुए आया तो एकदम थका हुआ बहुत मना स्थिति में थी, लेकिन चूंकि धूमिल का मामला था तो इसलिए थोड़ा बैठना पड़ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई और जो 3 संग्रह के आ जाने की बात हुई है वो मुझे देखने को तो नहीं मिल सका है, लेकिन मेरे ख्याल से जिस धूमिल को जिस रूप में हम लोग देखते रहे हैं, मैं तो 3 किताबों को देख सुन करके उन पर अपना विचार बनाने वाला आदमी था। लेकिन ये जो तीनों संग्रह जिसमें और सारी चीजें उसमें आई हुई है, जुड़ी हुई है, उसके बाद पढ़ने के बाद धूमिल का एक नया रूप भी हमारे सामने आ सकेगा, देख सकेंगे। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते हैं। तो मैं थोड़े में अपनी बातें रखना चाहूँगा। जैसे बसंत त्रिपाठी ने धूमिल की उस भाषा के बारे में बात की, तो होता यह है कि उस समय आलोचना का मोह कहानी की ओर था। धूमिल के पहले जो आलोचकों का रुख था, मुंह था, वह कहानी की ओर था। धूमिल पहला ऐसा कवि जिसने कहानी की ओर से आलोचकों का मुख जो है कविता की ओर मोड़ दिया। यानी जो भाषा जिस तरह की है उनकी, एक नई भाषा दी, एक आक्रोश वाली भाषा भी रही है, लेकिन एक बड़े तार्किक ढंग से अपनी बातें रखने की, नए नए मुहावरे उनके अपने होते रहे। और जितने अपने जैसा लोगों ने बताया कि उनका बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन वह सचमुच में जो सही ढंग से लिखता है और जो कब सत्य की बात करता है उसका विरोध होता है जब
ढांचा चरमराता है, सत्ता का जो वो रूप होता है या जो बना बनाए रूप होता है, उससे जब कोई नया प्रयोग होता है और नए ढंग से बातें हमारे सामने आ जाती हैं तो वह सब चीजें टूटती हैं। जैसे अवधेश प्रधान ने कहा कि धूमिल की कविता दूसरे प्रजातंत्र की तलाश की कविता है। जाहिर है कि धूमिल आजादी के बाद जो हमारा संसदीय लोकतंत्र बना और वह भी पूंजीवाद पर आधारित संसदीय लोकतंत्र बना, उसके घोर विरोधी थे। उनकी कविताओं में, धूमिल की कविताओं में जितना संसदीय लोकतंत्र का विरोध दिखाई पड़ता है सत्ता का, वो जनता के साथ खड़े हैं, लोग के साथ खड़े हैं, जमीन के साथ खड़े हैं। और वह आजादी के बाद जो सपना दिया गया था हमारे सामने था, जैसे जिस रूप में जो एक उल्लास भरा माहौल था, हम आजाद भारत आया, आजादी का जो एक स्वप्न देखा गया था, वह आजादी के बाद वह टूटता हुआ सा दिखाई पड़ता है। इसलिए उनके यहाँ संसदीय लोकतंत्र की ज्यादा बात की जाती है, बराबर नहीं। लेकिन राजनीतिक बोध की कविताएं जितनी ज्यादा धूमिल में है, उसी तरह से आगे की नागार्जुन की कविताओं में राजनीतिक बोध की कविताएं ज्यादा। दो कवियों में मैं देखता हूँ तो राजनीतिक बोध की साहित्यिक प्रवृत्तियों वाली जो कविताएं हैं वो धूमिल में जितनी थी वह उसी तरह से उसमें कमी। और ये अपने समय समाज से जुड़ने की कविताएं, यानी कोई भी रचनाकार, कोई कवि, संवेदनशील कवि अपने समय समाज में जो परिस्थितियां हैं, जो प्रश्न उठ रहे हैं, चाहे वह राजनीति में हो चाहे समाज में हो, उसके साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करना। तो धूमिल ने अपनी उपस्थिति बराबर दर्ज की है। जहाँ कहीं भी वो हो रहा है, राजनीति में हो रहा है, समाज में हो रहा है, जहाँ वो देख रहे हैं। तो जिसे दूसरे प्रजातंत्र की तलाश, जिसे अवधेश प्रधान ने कहा, वो सीधे सीधे कहते यह है कि न कहीं प्रजा है न कहीं तंत्र है। यह एक आदमी के खिलाफ एक आदमी का खुला सा षड्यंत्र, यानी जो आजादी के बाद जो चल रहा था, जो सत्ता आई, कांग्रेस की सत्ता आई, जो पूंजीपतियों और सामंतों के गठबंधन की सत्ता थी, उसमें पूंजीवादी सामंत कौन से लोग आए? जनता के हाथ में लोकतंत्र तो आया नहीं। गांधी जी ने रामराज का सपना दिखाया था कि रामराज जाएगा, एक उनका अलग रामराज था। तो ये जो लोकतंत्र है, संसद में हमारा जिस संसदीय लोकतंत्र को बनाया गया और उस संसदीय तंत्र ने जनता के खिलाफ या जनता के सवालों को एकदम तकरार करते हुए यह सब किया हुआ था। तो यह आदमी के खिलाफ आदमी का षड्यंत्र, यह पूरा का पूरा आप देखें तो जो शोषक शक्तियां हैं, जो उस प्रकार की तेवरें हैं वहां पे आ रहा है, वो जनता के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जैसे कहा कि नक्सलबाड़ी वाला उदाहरण दिया प्रधान जी ने, कि है जो धूमिल, जाहिर है कि जब इन सबको लिख रहे थे तो जो हमारा युवा वर्ग था वो जो वामपंथ की ओर जो जा रहा था, नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ था, उसके हिसाब से जो जा रहा था, उनकी कविताओं में उस तरह की कविताएं भी हैं, उससे प्रभावित हो रही थी। और एक कविता ऐसी जिसका शीर्षक मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो कहते थे कि अब चिड़िया तारों से अपना घोंसला बना रही है, तारों से अपना घोंसला बना रही है चिड़िया। यानी वह समय आ गया है कि अब चिड़िया तारों से घोंसला बना रही है। तार जो तिनके होते थे, घोंसला उससे बनता था, लेकिन तारों से घोंसले बनाने का मतलब होता है कि जो सुरक्षा कवच है लोगों का अपना बन रहा है और आंदोलन धारिता और ये ढंग से चीजें जा रही हैं। और ये जो बार बार उसमें अपने लोगों के बीच में जाते हैं और जनता को सावधान भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि गीली मिट्टी की तरह हर हाथ में मत। बिल्कुल नहीं आ रहा है, कैसे आप करेंगे? नहीं आ रहा। अमर वेल होकर क्लोज करें क्या? वो दिखा रहा है, क्या हुआ? क्लोज करें, क्या कह रहा है? ठीक तो चल रहा है, आ रही है आवाज, आप दिख सब भी रहे कुछ हैं ठीक गोरख तो जी, चल रहा है। आप दिख रहे हैं गोरख जी। सर बोलिए। अच्छा, हाँ बोले सर, बोले।
जैसा मैं कह रहा था कि जो राजनीतिक बोध की कविताएं हैं धूमिल की, बहुसंख्यक कविताएं राजनीतिक बोध की हैं, उस पर आलोचना भी हुई। और होता यह है कि कविताओं में जो उनकी हैं राजनीतिक बोध की कविताएं हैं, 3/4 कविताएं नागार्जुन की राजनीतिक बोध की कविताएं हैं, लेकिन वही कविताएं क्यों जनता की जुबान पर पड़ जाती है? चाहे वो धूमिल की कविताएं हो, चाहे नागार्जुन की कविताएं हो, जनता की जुबान पर वही कविताएं हैं जो राजनीतिक बोध की कविताएं। वह राजनीतिक बोध की कविताओं के माध्यम से अपने समय समाज को पढ़ रहे हैं, समय समाज में जो घटित हो रहा है, जो सवाल बन रहे हैं, जनता के सवाल बन रहे हैं, जो सत्ता से जो हमारे प्रश्न उठ रहे हैं, उसको एक आवाज देकर उन लोगों का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये उनकी भूमिका है, और उसके भीतर उनकी जो सामाजिक भूमि है और सामाजिक भूमिका है, इसको देखा जाना चाहिए। यह नहीं कि कविता का जो तात्कालिक उसकी कविताएं हैं। कई बार यह सवाल उठा कि इसमें शाश्वत वो नहीं होता है, ये तात्कालिक विषय पर। तो यह तात्कालिकता जो है, समय और कोई भी रचनाकार होगा या कोई भी लेखक होगा, अपने समय समाज को की स्थितियों को नजरअंदाज कैसे कर सकता है? तत्काल जो घट रहा है, तत्काल को अपने उसमें दर्ज करना, अपना इतिहास बनाना, वह तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह धूमिल ने भी किया है, नागार्जुन ने भी किया है, और दोनों का बहुत विरोध हुआ है। निक्की, तो एक मिनट, जो मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो विरोध होता है, तो सवाल यह है कि जो कोई आदमी का विरोध होता है, तो जाहिर है कि वह बहुत ही कहीं कहीं सच बात कह रहा है, कड़वी सच की बात कह रहा है, लोग उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसका भी विरोध होता है। और आप देखें कि जिस आदमी का विरोध ज्यादा होता है, वह ज्यादा, जितना धूमिल का विरोध हुआ, जो धूमिल अपने समय में ही जितना प्रासंगिक हो गए थे, उसके बाद पूरी युवा पीढ़ी धूमिल के साथ थी। धूमिल एक आइकॉन की तरह हो गए थे युवा वर्ग में, एक नए कवियों के लिए जो है। और पुराने कवियों में भी बहुत सारे लोगों ने उनको स्वीकारा, और ढंग से उनका प्रभाव उनके ऊपर दिखाई पड़ता रहा है। पटकथा की कविताएं तो अद्भुत माने रही हैं। और बाद में वो गांव की ओर जब मुड़े हैं, और गांव का सचमुच में जो उनकी कविताओं का गांव की तरफ मुड़ना, तो गांव के मुहावरे तक जाना और तक लोग से जोड़ देना, और जैसा लगे कि गांव उनका अपनी जमीन है और शहर उनका जैसे लगता है कि विपक्ष सा है। तो इस तरह से देख करके उनका अपना जो मोह भंग हुआ था, विपक्ष से लेकर के आजादी से मोह भंग हुआ, संसदीय लोकतंत्र से मोह भंग हुआ। जो जनता का कवि होगा, अगर जनता के बीचों में रहने वाला होगा, जनता का सवाल उठाएगा, तो जाहिर है कि जो सुविधाभोगी लोग हैं या उस तरह का समाज जो है, एलिट क्लास है या सत्ता व्यवस्था है, वह उसके विपक्ष में जाएगी और उसका विरोध होगा। आज भी आप हम देख लीजिए, तो आज जो इस तरह से खरी खरी बातें कहने वाले लोग हैं, पत्रकार हैं या लेखक हैं या रचनाकार हैं, ये सब क्या है? बरबर राव जैसे लोग या तमाम दाभोलकर जैसे लोगों की हत्या हो जाना, या जो महिला पत्रकार थी जो इस तरह से लेकर के, ये सब क्या था? सच्चाई को कह रहे थे और आज तक बिना आरोप के उसमें कर रहे हैं। तो धूमिल के समय उस तरह की बातें तो नहीं रही हैं, लेकिन आज अगर ये लोग होते तो उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार होता जैसा इस तरह के लोगों के साथ हो रहा है। इस तरह की बात कहना, जनता के पक्ष में खड़ा होना, सत्ता के विपक्ष में तो क्या कहें कि माने सत्ता के की जो अन्याय है या उनकी अनीतियां हैं या उनका जो शोषण है जनता के, उसके खिलाफ खड़ा होना एक प्रकार से बराबर सत्ता के लिए वह सिरदर्द होता रहा है। और उस समय जो उनका विरोध हुआ, तरह तरह के रूप में देखा गया, लेकिन उन पर प्रभावित भी करते थे पूरी युवा पीढ़ी। एक थी, उनके एक बहुत ठोस पाठक वर्ग था जो धूमिल से प्रभावित था और आज तक प्रभावित है। और आज तो उनकी कविताएं, आज का जो राजनीतिक माहौल हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है, इस माहौल में धूमिल और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए। उस समय उनकी प्रासंगिकता उतनी नहीं लग रही थी। आज का जो माहौल है, जो एक समाज में जो हिंदू राष्ट्रवाद है, जीवित होने की बात है, आदमी को किस रूप में देखा जा रहा है, लोकतंत्र के जुबान पर ताला लगा दिया गया है, आप बोल नहीं सकते, आप उनकी आवाज के खिलाफ आवाज उठा नहीं सकते, आप कोई प्रश्न कर नहीं सकते। तो ये जो स्थितियां बन गई हैं, ऐसे माहौल में धूमिल आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय दिखाई, माने प्रासंगिक दिखाई पड़ते हैं। कबीर कभी दिखाई पड़ते रहे। तो कविता के भीतर बड़े खतरनाक ढंग से प्रवेश करने का साहस या तो कबीर में था या फिर धूमिल में और नागार्जुन में था। उसके अंतरतः में जाकर के पूरा साहस उठाकर, जोखिम उठा करके वो कविताएं करना, जनहित के लिए, लोगों के लिए करना। और एक ऐसा
आजाद भारत में जो संसदीय लोकतंत्र स्वीकार किया गया था उससे बिल्कुल नाराजगी भी नहीं। और तो जैसे सर्वेश्वर ने कहा कि लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाए भागे जा रहे हैं लोग सीना खुलाए, तो ये चीजें हैं कि लोकतंत्र से मोहभंग हुआ था लोगों का। हाँ से हो गई डिस्टर्ब कर दिया इसे हाँ मोबाइल करके। ठीक तो यह है। और वो जैसे बार बार सावधान करते हैं कि जनतंत्र जिसकी दिन में कई बार हत्या होती है फिर भी वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। यानी इस तरह से देखना कि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र को देश की ताकत बता रही है, लेकिन वो लोकतंत्र है कहाँ? लोक कहीं है, तंत्र कहीं है, लोक उसमें है, केवल तंत्र बचा है। आदमी का आदमी के खिलाफ षड्यंत्र है और आदमी को खड़ा होना है, उसको जागरूक होना है, इस चीजों को समझना चाहिए कि संसदीय लोकतंत्र क्या है, आपके खिलाफ है वह। और इसीलिए वह ऐसे लोकतंत्र की तलाश में थे जो कि जनता का हो, ये सत्ता का नहीं हो, जिसमें कोई तंत्र इस ढंग से नहीं हो, लोग हो, गांव हो, समाज हो, हमारे लोग उसमें से हों। संसदीय लोकतंत्र की विशेषता यह होती है कि उसमें एक आदमी के ऊपर हम मत देकर अपना मालिकाना सौंप देते हैं, वो हमारा मालिक बन जाता है और फिर वो अपने ढंग से करता है, न कहीं जनता रह जाती है, न कुछ रह जाता है, फिर अपना फिर तो यह संसदीय लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसको हमने चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है, हम अपने उसी बहुमत के साथ कभी चाहे तो अगर गलत जा रहा है, प्रजा की लोगों के खिलाफ जा रहा है, सत्ता के साथ जुड़ गया है, तो हम उसका विरोध करके वापस लाने का कोई रहता नहीं। यह संसदीय लोकतंत्र में बराबर होता है। और तीसरा आदमी जिसकी बात वह करते हैं, एक आदमी रोटी बेचता है, एक दूसरा रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेचता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद कौन है? ये बड़ा सवाल है जो कभी कबीर ने किया था, या आगे चलकर मुक्तिबोध भी इसी प्रकार का सवाल खड़ा करते हैं कि तीसरे आदमी की तलाश है जो असली अपराधी है, जो आदमी और आदमी के बीच में खड़ा है। एक आदमी है रोटी बेचने वाला, कमाने वाला, श्रमजीवी वर्ग है, किसान है, मजदूर है, जो देश का उत्पादन श्रम से जुड़ा हुआ है, वो श्रम करता है, रोटी अनाज पैदा करता है, रोटी बनाता है, लेकिन खाता एक दूसरा कोई। खाने वाला ऐसा जो है वह रोटी बनाता नहीं है, उत्पादन श्रम से जुड़ा नहीं है, जो हमारा उच्च मध्य वर्गीय वर्ग है, वह खाना है, उसको लिए खाने के लिए महीन से महीन चावल चाहिए, तब उसको नीचे नहीं, उसके गले के नीचे नहीं उतरता। लेकिन एक किसान है जो मजदूर है, उसको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। तो ये, और इसके बाद भी जो तीसरा आदमी है, आदमी को आदमी से बांटता है, वह असली अपराधी हो गया। जिसे कबीर ने अपनी कविता में लक्षित कर लिया था ना कि वह तीसरा आदमी जो है, यानी पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी, जो हमारे समाज को बांटते हैं धर्म के नाम पर, धार्मिक उन्माद पैदा करके ये मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों में बांटते हैं। यह असल में ये तीसरा आदमी सबसे अपराधी आदमी है, जो एक आदमी को आदमी से बांटता है, समाज को धर्म से जुड़ाता है, और एक जात को दूसरी जात से लड़ाने की प्रक्रिया जो शुरू होती है धर्म और जात के नाम पर, उसके तीसरे आदमी के खिलाफ जो कबीर ने आवाज उठाई थी, धूमिल ने उसको आधुनिक संदर्भों में बड़े व्यापक संसद से सड़क तक का जो मामला है, ये अपना बना रहे हैं वो कि संसद से सड़क तक, तो संसद भी मौन है। संसद में जाने वाले लोग हैं उसी किसान घरों के गए होंगे, मध्यवर्गीय परिवारों से गए होंगे, लेकिन संसद में चले जाने के बाद उनका एक दूसरी संस्कृति में बदल जाते हैं, और हमारा जो है समाज को, जनता को सब भूल जाते हैं वहां पर जाने के बाद। तो संसदीय लोकतंत्र में सत्ता में जाने वाले लोग, उनकी आवाज मौन है, वहां बोल नहीं पाते। तो ये जो द्वंद्व है बीच में कमाने वाले की, यानी एक कमेरा समाज है, एक लुटेरा समाज है जो लूटता है, जोर करता है, किसी का हक मारता है, लूटता है, और दूसरा जो है उसे पैदा करता है। इन अंतर विरोधों को जो है बराबर जो है धूमिल ने लिया है, अपनी परंपरा से जो है लिया है और महसूस किया है। तो तमाम तरह की जो कविताएं की है, अपना जो
इसकी चर्चा दोनों वक्ताओं ने बड़े अच्छे ढंग से की है। उसके बाद मैं सोचता हूँ कि उसको नहीं होना चाहिए, और बाकी लोगों ने तो बहुत व्यापक ढंग से किया कि उनकी आरंभिक कविताओं से शुरू किया, कैसे हुए, कैसे कविताएं बनाते थे, कैसे याद करते थे। अवधेश जी ने तो उनका शुरुआती दौर की कविताओं को भी लिया है। लेकिन इस पर हम चर्चा तो हमारी सामने में जो है कि उन किताबों का एक रूप रहा है जिसके आधार पर हम लोग बोलते कहते समझते रहे, खासतौर से बातचीत रूप में ही ज्यादा रहा है। और मैंने एक उसी परंपरा में एक लेख लिखा था कि धूमिल का अपना लोकतंत्र। तो ये मुझे ज्यादा उसमें जो लगा था, उनके संसदीय लोकतंत्र के बारे में मैंने उस पर काफी किया था। वह धूमिल का अपना लोकतंत्र, मैंने उसे दूसरा प्रजातंत्र नहीं कहा, मैंने कहा धूमिल का अपना लोकतंत्र, अपना चाहत एक है, कैसा लोकतंत्र बनाने का एक सपना चाहता था कि ऐसा समाज बने उसमें किस तरह का लोकतंत्र बन सके, इसकी वह। और जब बाद में वह गाँवों की ओर जाते हैं तो उसकी कविताएं सचमुच में एकदम लोक धर्मी कविताएं, लोक रंग वहाँ दिखाई पड़ता है, जिसकी चर्चा प्रधान जी कहते तो रोटी वाला तो है ना, तवा है, विपेलन है, चौका है, यह सबका जो बातचीत आपस में होती है, एक गरीबी का जीवन जी रहा है। वो जो है वो जिसमें आटा खाना जाता है, वो परथन खा जाती है, जिसमें आटा हम गूंथते हैं वो इतना है कि हमें परथन भर का आटा भी नहीं, इतना अलग से बचता है। घर की संख्या है, किसी को आधी मिली, किसी को टुकड़ा मिला, किसी को यह मिला। तो ये जो एक गांव घर का जो गरीबी का चित्र है और गांव की जो सच्चाई है जिस रूप में धूमिल ने लिया है, वह जनतांत्रिक गांव है। एक ऐसा गांव है जो सीधा सीधा जो हमारा लक्ष्य है, जो शोषित समाज का दर्द होता है, सर्वहारा वर्ग होता है, गरीबी से मरा हुआ होता है, कहीं न कहीं उस दुख को देखा होगा धूमिल ने बहुत निकट से। तो उस तरह के चित्रण जो मिलते हैं बाद में, जो वह है कल सुनना मुझे में जो आता है, और उसके उसमें से तो उन कविताओं को अगर हम देखेंगे तो उसके साथ यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। लेकिन जो धूमिल का हम जानना चाहेंगे कि जो उनका जो डायरी का है या जो कुछ और क्या क्या लिखा है, उससे उनको समझने में थोड़ा ज्यादा मदद मिलेगी। धूमिल का एक कवि रूप हमारे सामने है, एक विद्रोही कवि के रूप में, एक जो जनता की आवाज उठाने वाला कवि, जो खुलेआम बड़े धड़ल्ले से संसदीय लोकतंत्र की मैंने बहुत कटु आलोचना करने वाला, जैसे कि नागार्जुन करते थे, यह आदमी रहा है। उसके और भी बहुत सारे खिड़कियां खुलेंगी उनको जानने की, समझने की। और आज भी जैसा मैंने कहा कि धूमिल की कविताएं तो आज भी बहुत प्रासंगिक हैं, लोगों की जुबान पर हैं। और कुछ कविताएं बराबर कविताएं कुछ ऐसी जो लोगों की जुबान पर हैं, तो वे राजनीतिक बोध की कविताएं, तो जाहिर है कि वो हैं। और जो अभी मुकम्मल धूमिल को समझने में ये तीनों खंड जो आए हैं, जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, वे आए, उसको देखा जाए तो शायद उस पर एक मुकम्मल और बहस शुरू हो सकता है, हो गई हो, मैं तो हाँ बंद रही, आया हूँ, इसलिए मैं हाँ नहीं तो आ जानता। जाइए, स्क्रीन पर आ जाएगी, उसकी चर्चा फिर बाद में कभी होगी, और जो मैं बहुत थका हुआ हूँ, स्क्रीन पर देख नहीं रहे। तो इसके बाद क्या, धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चौधरी राम जी। सर, आपने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में सचमुच में ऐसी बातें कही हैं जिनसे कि हम धूमिल को देखने का एक और रास्ता और सही तरीके से हम उनको देख सकते हैं। आपने यह बात कही कि धूमिल की प्रासंगिकता, उनकी जरूरत जितनी उनके समय में थी, कहीं उससे ज्यादा आज के समय में है। और इसलिए कि आजादी के बाद लोकतंत्र की जिन विसंगतियों को लेकर, जिन असफलताओं को लेकर धूमिल सवाल उठा रहे थे, वे सवाल आज और बड़े रूप में और विकराल रूप में हमारे सामने मौजूद है। और इस रूप में मौजूद है कि आपने बरबराव का उल्लेख किया, गौरी लंकेश का उल्लेख किया, ऐसे रचनाकारों, बुद्धिजीवियों जिनकी की जगह आज जेल में है, या जिनको सच बात कहने के लिए, तीखी बात कहने के लिए
केवल एक वैचारिक तरीके से विरोध का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उनकी जगहें जेलों में होती हैं, उनकी हत्याएं होती हैं। आज धूमिल की जरूरत उनके स्वयं में जितना थी वो तो थी ही, लेकिन आज उनकी जरूरत और है। और एक बात आपने यह भी रेखांकित किया कि एक तरह से धूमिल को भले ही कम समय मिला हो, लेकिन अपने समय में एक आइकॉन की तरह थे। अपने समय में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में स्थापित हो चुके तमाम विरोधों के बावजूद, तमाम नकार के बावजूद धूमिल को, उनकी कविता को चाहने वाला, पसंद करने वाला एक समूह हिंदी समाज में था। तो इस तरह आज हमारे बीच आदरणीय ज्योतिराम यादव जी, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, भाई भूषण त्रिपाठी जी, आप लोगों ने आकर के हमारे इस आयोजन को आप ये ऐसी गरिमा दिया है कि यह सिलसिला तो हर वर्ष चलेगा, लेकिन उसकी कड़ी में हमने अभी तक जो पीछे यात्राएं की हैं, और उन यात्राओं में आज का पड़ाव भी यादगार रहेगा। तो आयोजन के अंतिम बिंदु के रूप में हमारे बीच डॉक्टर वंदना चौबे जी हैं। वंदना जी, अपना माइक, अपना वीडियो सामने कीजिए। मेरी आवाज आ रही है गोरख जी? हाँ, आवाज तो आ रही है, लेकिन आपकी तस्वीर नहीं दिखाई। हाँ, चलिए ठीक, आ गई। हाँ ठीक। तो वंदना जी भी आज अपने कॉलेज में व्यस्त थी। आप आर्य महिला कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और हमारे बनारस इकाई में PWA की महासचिव हैं, और इन सब से भी आगे बढ़ करके इसे कहते हैं कि एक तमाम तरह की वैचारिक मुक्ति, तमाम तरह के घेरे से मुक्त रहते हुए चीजों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में, उनके तार्किक परिप्रेक्ष्य में देखने की आपकी दृष्टि है। और हमारी ऐसी वंदना जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे हमारे वक्ताओं का, भाई रत्नशंकर पांडे जी का, खास तौर से संध्या जी का, इसलिए कि संध्या जी के बिना हम लोगों का ये आयोजन किसी रूप में इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता था। और वे हमारे जो हमारे छात्र, हमारे मित्र जो फेसबुक पेज के माध्यम से जुड़े हैं, उन सब के प्रति आभार प्रकट करें। वंदना चौबे जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया गोरख जी, आप सभी लोगों का। और इतने बेहतरीन वक्तव्य मैंने सुने, उसमें बस थोड़ा सा शायद 5 मिनट का बसंत जी का छूटा होगा, बाकी मैंने सुना शुरू से लेकर अभी तक, और बहुत संक्षेप में बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य रहे। और मैं सोच रही थी लगातार कि आज ब्रेख्त को भी याद करने का दिन है, उन्हें भी हम याद कर रहे हैं, वो हमारा बहुत ही जरूरी कवि, और साथ ही साथ धूमिल को भी हम याद कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो शुरू से ही जब मैं सुन रही थी तो सोच रही थी लगातार कि बसंत का समय भी चल रहा है, और उस पर धूमिल ने कविता लिखी है, और उन्होंने याद दिलाया है कि बसंत हमारे लिए क्या है, आम जन के लिए क्या है, जनमानस के लिए क्या है। अपनी अनेक कविताओं में उन्होंने कई तरह की चीजें तोड़ी हैं। बसंत जी ने शुरू किया भाषा से बात जब उन्होंने की, तो मैं उसको सोचती सोचती जुड़ गई जब प्रधान जी ने कहा कि उन्होंने किस तरह से रीतिकालीन कला रूप, उसके बिंब, उसके शब्दों को तोड़ करके बहुत ही गहरे तरीके से नट शब्द का जो इस्तेमाल किया। तो ये भाषा में धूमिल ने इस तरह से इन चीजों को पकड़ा और उसको तोड़ा है। और इस पूरी तोड़फोड़ को अराजकता समझा गया, अराजकतावाद से जोड़ा गया। और ये वो दौर था जब थोड़े से विद्रोह को भी अराजकता की श्रेणी में रख दिया जाता था, जबकि मुझे लगता है कि अराजकतावादी तो वो सारे समय थे जिसमें उस दौर के अनेक वाद चले, अनेक ऐसे कवि हुए जो किसी जगह पर जिन्हें पहुंचना नहीं था, और एक भ्रम या भटकाव की स्थिति, अलग अलग तरीकों से एक तरह के कहीं न पहुंचने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ावा देना। तो धूमिल ने उस पर काम किया और चोट की। उनके जो कविता संग्रह के जो शीर्षक हैं, प्रजातंत्र की तलाश, ये अराजकतावादियों की भाषा नहीं हो सकती है। वो तलाश करता है, उस बीच में भाषा में तोड़फोड़ करता है,
काव्य रूपों में तोड़फोड़ करता है, उसके पूरे कंटेंट में तोड़फोड़ करता है। ये सही है कि उन्होंने भाषा पर इस वजह से इतना सारा काम किया। और अनेक ऐसी पंक्तियां उनके यहाँ आती है जिसमें गुस्सा है, विद्रोह है, और बहुत सपाट तरीके से अगर उसको समझा जाए तो वो अराजकता लग सकता है। लेकिन ध्यान देना होगा कि वो विद्रोह की वह सीढ़ी थी जिसके माध्यम से एक दूसरे समाज की कल्पना और उसकी उम्मीद के साथ जाया जा सकता था। तो इस तरह उनकी भाषा पर तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन अभी और काम उन पर होना बाकी है। जब उनका पूरा संचयन आ चुका है 3 भागों में और रत्नशंकर जी ने इतने श्रम से उसको संपादित किया है, और हम लोग बहुत सारे उनके लेखन से अभी अनभिज्ञ हैं, उनके पूरे गद्य से। खासतौर से मुझे व्यक्तिगत रूप से कवियों के गद्य को पढ़ने की दिलचस्पी रहती है कि वो गद्य में किस तरह से काम करता है। अक्सर कवियों का गद्य रूप बहुत ही भिन्न होता है, तो वो एक दिलचस्पी की चीज होती है। तो उस पूरे संचयन में हमें ये भी मिल सकेगा और भी तमाम चीजें जो उन्होंने लिखी हैं ये भी हम उनको जान सकेंगे। तो ये भाषा पर बात हुई, लेकिन भाषा के अंतर्विरोधों पर जब सोचती हूँ या कभी कभी ध्यान जाता है तो लगता है कि कहीं कहीं पर उनकी भाषा जो है वो पुरुषोचित भाषा, मर्दानी भाषा रही है। और जब उस पर बात होगी और बात निकलेगी तो फिर उस पर भी बहुत तरह की बात हो सकती है। तो ये तो बहस के मुद्दे उनके रहेंगे। तो कुछ कंटेंट पर भी और चर्चा हो जाती। मुझे लग रहा था कि चौथीराम सर उसके कंटेंट पर कुछ बात करेंगे, उन कविताओं पर कुछ बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि उन्होंने कुछ संक्षेप कर दिया, और भी बात कर सकते थे सर उनसे, उस विषय वस्तु पर बात हो सकती थी। तो मैं इतने भाषा और उसके कला रूपों पर जिस तरह से आप लोगों ने बात की, आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। सबसे पहले रत्नशंकर जी को संचयिता के लिए, उनके इतने इस मेहनत के लिए जो धूमिल को हमारे सामने आपने इस तरह से रखा, और हम उसको पढ़ेंगे। अभी पढ़ा जा रहा है वो संचयन, अभी और भी पढ़ा जाएगा। तो एक तो वो बात हुई, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बसंत जी ने पिछली बार भी, मैं उनको कई बार जब भी सुनती हूँ तो वो भाषा पर चर्चा लगातार करते हैं, किसी भी चीज की भाषा में जाते हैं। मार्क्सवादी आलोचना में भाषा को लेकर के बहुत सारे भ्रम लगा रखे हैं लोगों ने कि वो रूपवाद, भाषा पर जो ज्यादा चर्चा करता है वो रूपवाद की तरफ जा सकता है, कलावाद की तरफ जा सकता है। तो कई लोग उससे बच निकलते हैं, उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, और इससे मुठभेड़ करना जरूरी है, क्योंकि रूप और विषय वस्तु के भीतर से अगर रूप आता है तो रूप की भी चर्चा होना बहुत जरूरी है, और वो भाषा और शिल्प के माध्यम से ही हो सकता है। और जब उसकी जटिलता में जाएंगे तो ये भ्रम हो सकता है कि वो कलावाद की तरफ जा रहा है, लेकिन कलावाद की तरफ वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसकी एक ठोस भावभूमि होगी विषय वस्तु की, तो वो भाषा में भी उसकी ठोसपन के साथ उभरेगी। तो बसंत जी कवियों पर बात करते हैं, लेखकों पर बात करते हैं, तो उसके भाषा के इस जटिल पक्ष की तरफ अक्सर मुड़ते हैं, जिस पर बहुत कम लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को ये खतरा रहता है कि वो रूप पर ज्यादा बात करते हैं तो वो दिक्कत तलब हो सकता है, कंटेंट पर लोग ज्यादा बातचीत हो जाती है। तो मैं इस तरह के महत्वपूर्ण व्याख्यान के लिए आपको धन्यवाद, आप अपने पूरे प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से, जनवादी लेखक संघ की तरफ से, जसम की तरफ से, इप्टा की तरफ से, हम सभी धूमिल शोध संस्थान की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अवधेश प्रधान जी हमेशा की तरह वक्तव्य उनका बहुत सारी जरूरी चीजों से भरा हुआ, खासतौर से मेरा ध्यान जो गया वो नट शब्द पर, किस तरह से कितनी बारीकी से उस सामंती और रीतिवादी शास्त्रीय समाज से उठाकर उसको कितना, जो असल में भाषा के कितने ऐसे शब्द हैं जो अपने आदिम रूपाकार में जन्म के रहे होंगे, सर्वहारा के रहे होंगे, जनमानस के रहे होंगे, उस पर शास्त्रीयता की लपेट, उस पर चाशनी की जो लपेट लगी है, उसको धूमिल ने कैसे छुड़ाया है, और वो छुड़ाना ही परेशानी का कारण बना है। इसीलिए उन पर अराजकतावाद के आरोप लगे, उन पर तरह तरह के और भी आरोप लगे, और अब हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि नहीं, उन्होंने उस समय जो बोला था वो आज किस तरह से सही साबित हो रहा है। तो ये बहुत कठिन लड़ाई रही होगी। तो इस तरह के महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए अवधेश प्रधान जी को अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगी। और चौथीराम जी सर, आपसे विषय वस्तु पर थोड़ा सा और सुनने की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया वक्तव्य आपका था, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और गोरखनाथ जी है हमारे साथ, बहुत अच्छा संचालन उनका रहा, बहुत सदा हुआ और बहुत कम समय में संक्षिप्त तरीके से और सारी बातें रही उसमें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पूरे कार्यक्रम को संचालित कर रही हैं संध्या जी, दिखाई नहीं पड़ रही हैं वो मुझे, सिर्फ उनका ये प्रलेस का लोगो दिख रहा है। वो अगर वीडियो ऑन कर देती तो दिखाई पड़ती, क्योंकि वो एक बार भी अभी तक मैं देख रही थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। तो साथ ही संध्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि बिना किसी व्यवधान के, टेक्निकल व्यवधान इतना आता रहता है उसको संचालित करने में। आ गई संध्या जी। जी जी, तो बिना किसी व्यवधान के इस तरह से कार्यक्रम का आपने संचालन किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ में जो सुन रहे लोग हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे श्रोता जो धूमिल को प्यार करते हैं, जो धूमिल को नए सिरे से समझना चाहते हैं, क्योंकि अभी अभी 8-10 साल पहले तक मैंने देखा है कि लोगों में धूमिल के प्रति उस तरह की भावना नहीं थी। अराजकतावाद का आरोप अब तक भी उन पर लगता रहा है। तो उसे बड़ी बारीकी से समझना होगा कि ये भी इसको कैसे समझा जाए कि वो एक विद्रोह की जो एक सीढ़ी होती है वो अराजक लग सकती है, लेकिन चीजों को उलट करके और बिल्कुल दूसरी तरह के प्रजातंत्र और लोकतंत्र की कल्पना और जो उसकी उम्मीद होती है, उसके लिए आपको कितने तोड़फोड़ करने पड़ते हैं, लेकिन वो अराजक नहीं होते हैं। उसके भीतर के अंतर वस्तु को समझना, तो वो जो धूमिल को समझना चाहते हैं, वो जो धूमिल से प्यार करते हैं, वो जो उन पर काम करना चाहते हैं, वे सभी जो यहाँ सुन रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इस धन्यवाद के लिए वंदना जी आपको धन्यवाद है। और संध्या जी, अब हम लोग इस कार्यक्रम को स्थगित करें, इसलिए कि अगले साल हम लोग फिर इसी तारीख को इसी मंच पर, हो सकता है रूप ऑफलाइन अगर हो जाए तो बढ़िया रहेगा। उम्मीद करते हैं कि हम लोग अगली बार जब बातचीत करेंगे तो ऑफलाइन मोड पे बात करेंगे। और आमने सामने जब बच्चे होते हैं, श्रोता होते हैं, तो उसका आउटपुट कुछ और ही होता है। तो वंदना जी इसको समेटिए। नहीं, ये संध्या जी